हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसो कॉस्ट लाइन्स, या आप कह सकते हैं आइसो कॉस्ट लाइन, या आप कह सकते हैं आइसो कॉस्ट मैप। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ साथ हमने लिखा है द प्रोड्यूसर्स बजट कॉन्स्ट्रेंट। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जैसे एक कंज्यूमर का मसला होता है, उसका मामला होता है, वो मार्केट से हर कोई गुड और सर्विस नहीं खरीद सकता है क्योंकि उसकी इनकम जो होती है वो लिमिटेड होती है। इसी तरह एक प्रोड्यूसर जो होता है वो डिफरेंट गुड्स बनाता है या सर्विसेज बनाता है, तो अपना वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको फैक्टर इनपुट्स चाहिए। अब जो वो फैक्टर इनपुट्स खरीदता है मार्केट से, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में उनको खरीद सकता है क्योंकि उसकी इनकम भी जो होती है वो लिमिटेड होती है। यानी कि जो बजट होती है एक प्रोड्यूसर की वो लिमिटेड होती है, और वो बजट, लिमिटेड बजट जो है लिमिटेशन इम्पोज करती है किस पे? प्रोड्यूसर पे लिमिटेशन इम्पोज करती है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आइसो कॉस्ट लाइन या लाइन्स, और इसके साथ साथ लिखा द प्रोड्यूसर्स बजट कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आइसो कॉस्ट लाइन्स का, ये हमारे लिए यही चीज़ वाज़ेह करता है कि प्रोड्यूसर का जो बजट कॉन्स्ट्रेंट होता है वो किस किस्म का होता है, ये कौन सी लिमिटेशंस इम्पोज करता है प्रोड्यूसर पे, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ सामने लाता है एक प्रोड्यूसर के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखनी है आइसो कॉस्ट लाइन्स के बारे में या प्रोड्यूसर्स बजट कॉन्स्ट्रेंट के बारे में। तो पहले जो हम शुरू करेंगे वो इस चीज़ से हम शुरू करेंगे कि ये जो फ्रेज है या टर्म्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आइसो कॉस्ट लाइन्स, इसका मतलब क्या है। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि आइसो का मतलब है सेम, कॉस्ट का मतलब हमने डिस्कस किया कि जो एक्सपेंडिचर आपने बर्दाश्त करना पड़ता है जब आप प्रोडक्शन करते हैं, तो सेम कॉस्ट। लाइन्स मीन्स ग्राफ में जो लाइन होती है, जैसे कि डिमांड लाइन हम कहेंगे या डिमांड कर्व कहेंगे या कॉस्ट कर्व्स हमने डिस्कस की। तो इसका मतलब ये है कि ये वो लाइन होगी ग्राफ पे जो हमें सेम कॉस्ट दिखाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक प्रोड्यूसर जो है वो सब फैक्टर्स जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी में फैक्टर इनपुट्स नहीं खरीद सकता है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में फैक्टर इनपुट्स खरीदता है। तो बुनियादी जो यहाँ पे हमारे सामने जो मतलब सामने जो आ जाता है यहाँ पे, वो ये है कि आइसो कॉस्ट लाइन बुनियादी तौर पर हमें दिखाती है डिफरेंट फैक्टर कॉम्बिनेशंस, ओके, जहाँ पे हमारा कॉस्ट सेम रहता है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके बारे में स्टडी करनी है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको फैक्टर इनपुट्स चाहिए, और वो फैक्टर इनपुट्स उन्होंने मार्केट से खरीदने होते हैं। अब मार्केट से खरीदेंगे तो वी हैव टू मेक पेमेंट्स, उनको पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोड्यूसर को पहले ही ये बात तय करनी होती है कि वो कितने अमाउंट के फैक्टर इनपुट्स खरीदने जा रहे हैं। उनके पास और पहले ही एक एस्टिमेट होता है, एक बजट होता है कि हमने कितना एक्सपेंडिचर करना है फैक्टर इनपुट्स खरीदने के लिए। अब ये जो बजट वो इस्तेमाल करते हैं फैक्टर इनपुट्स खरीदने के लिए, तो हम इसी बजट को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोड्यूसर, क्योंकि जो भी अमाउंट एक प्रोड्यूसर यूज़ करता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो उसके कॉस्ट्स बनते हैं। तो बजट जो जिसका हमने अभी तज़किरा किया, ये अमाउंट तो वो यूज़ कर रहा है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो this also means कि it is his total cost when he is producing a particular product। अब देखिए, यहाँ पे ये बात हमने समझनी है कि आइसो कॉस्ट लाइन्स का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है। आइसो कॉस्ट लाइन्स का ताल्लुक बुनियादी तौर पर टोटल कॉस्ट के साथ है। ये वो टोटल कॉस्ट है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल खरीद पाता है। सो with the help of the budget, with the help of the expenditure that he is doing, with the help of the costs that he is bearing,
the consumer is able to buy different combinations of labor and capital, यानी कि उसके पास ये possibilities है, वो different combinations of labor और capital जो है वो खरीद सकता है, यानी कि factor inputs खरीद सकता है। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है आइसो कॉस्ट लाइन का कॉन्सेप्ट जो है ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये समझने के लिए अगर आप वापस जाएंगे जो हमारे लेक्चर्स थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी कि एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम समझने के लिए जो है हमने दो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। एक तो है इंडिफरेंस मैप और दूसरा है हमारी बजट लाइन एक कंज्यूमर के लिए। तो इंडिफरेंस मैप हमें बताती है कि ये जो कंज्यूमर है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, यानी कि वो क्या चाहता है, और बजट लाइन हमें ये बताती है कि ये जो कंज्यूमर गिवन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर उसके पास जो अमाउंट है, पैसा जो है उसके पास, और मार्केट में जो प्राइसेस है उसके मुताबिक ये क्या खरीद सकता है। तो जब हमें ये इन दो चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, इन दो चीज़ों के बारे में हमें मालूम जो है इंफॉर्मेशन होती है, तो इसकी बुनियाद पे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिराइव कर पाते हैं। सो द पॉइंट हियर इज़, जब आपके पास ये नॉलेज है कि इंडिफरेंस मैप क्या है, जब आपके पास ये नॉलेज है कि बजट लाइन क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव कर पाते हैं। तो सिमिलरली अगर हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे, तो अगर इन केस ऑफ प्रोड्यूसर्स हमें ये मालूम होगा कि आइसोक्वांट्स क्या होते हैं, आइसोक्वांट मैप क्या है, जो हमें दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर इनपुट्स जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस करती है। तो आइसोक्वांट्स आई होप कि आपने स्टडी किया होगा। अगर अभी आपने स्टडी नहीं किया है तो वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड वेरियस लेक्चर्स ऑन दैट, तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी अगर हमें ये मालूम होगा कि आइसोक्वांट्स जो है, आइसोक्वांट मैप के बारे में मालूम होगा, और हमें मालूम होगा बजट लाइन के बारे में या आइसोकॉस्ट लाइन के बारे में, तो विद द हेल्प ऑफ दीज two concepts we will be able to derive equilibrium of the producer। तो जिस तरीके से इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन की मदद से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाते हैं या समझते हैं, इसी तरीके से एक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमारे पास मालूमात जो होनी चाहिए, नॉलेज जो होनी चाहिए, वो कम से कम दो चीज़ों की होनी चाहिए। एक तो है हमारा आइसोक्वांट मैप, और दूसरा है हमारी बजट लाइन या आइसोकॉस्ट लाइन या फिर आइसोकॉस्ट मैप वगैरह, डिफरेंट टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं आइसोक्वांट मैप, ये हमें बताता है कि टेक्निकली एक प्रोड्यूसर के पास जब वो डिफरेंट फैक्टर इनपुट्स यूज़ करेगा तो कौन कौन से आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ उसके सामने आ जाती है, राइट। तो ये टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ दिखाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि जो आइसोक्वांट है ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन फंक्शन एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन हमें दिखाता है। और जो अब राइट साइड में आप देख रहे हैं बजट लाइन या आइसोकॉस्ट लाइन, तो ये हमें ये बताता है कि इकोनॉमिकली एक प्रोड्यूसर के पास कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि जो उसके जेब में अब पैसा है उस पैसे से ये कौन से कॉम्बिनेशंस फैक्टर इनपुट्स की खरीद सकता है या कौन से आउटपुट लेवल्स ये क्रिएट कर सकता है। तो दिस इज़ अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट दिस कि ये जो आइसोकॉस्ट लाइन्स है या आइसोकॉस्ट मैप है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अंडरस्टूड बाय अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक। आइसोकॉस्ट लाइन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो हम फिलहाल ये तसव्वुर करते हैं, हम ये ख्याल करते हैं, एक एग्जाम्पल के ज़रिए से हम ये दिखाते हैं। तो हम ये ख्याल करते हैं कि एक प्रोड्यूसर के पास जो टोटल बजट है दैट इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोड्यूसर का बजट कितना है, दैट इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द टोटल कॉस्ट दैट ए प्रोड्यूसर विल बी एबल टू बियर, राइट। ये उसका बजट है और ये मैक्सिमम कॉस्ट है जो वो बर्दाश्त कर सकता है या जो उसने ऑलरेडी जो है रखा है फैक्टर इनपुट्स खरीदने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा है प्राइस ऑफ लेबर, इट इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़, यानी कि वेजेस जो है, जो प्राइस ऑफ लेबर है वो 50 रुपीज़ है, यानी कि पर यूनिट जो हमने पे करना पड़ेगा लेबर के लिए दैट विल बी इक्वल टू 50 रुपीज़। तो अगर आप एक यूनिट खरीद रहे हैं तो 50 बियर करना पड़ेगा, 50 पे करना पड़ेगा। 2 यूनिट्स खरीद रहे हैं तो 100 रुपीज़ जो है वो
पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह तीसरा हमारा है प्राइस ऑफ कैपिटल, जो हमने यहाँ पे रखा है 100 रुपीज़। तो इसको प्राइस ऑफ कैपिटल को हम कह सकते हैं रेंटल रेट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, या सिंपली हम रेंट कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने आर लिखा है, वेजेस के लिए हमने डब्ल्यू लिखा, रेंट के लिए हमने आर लिखा। तो आर कितना है 100 रुपीज़। तो अगर आप 1 यूनिट ऑफ फॉर एग्जांपल कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो आपने 100 रुपीज़ पे करना है। अगर 2 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं तो 200 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। तो सिमिलरली डिपेंडिंग अपॉन कि कितने यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं उतना हमने पेमेंट करना होगा। हमने उस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाई 10 करना होगा, 100 करना होगा। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ सामने आ जाती है, C इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाई L प्लस R मल्टीप्लाइड बाई K। तो 2 कंपोनेंट्स है। C क्या है हमारा, ये टोटल कॉस्ट है, यानी कि जो हमारा बजट है। अब बजट हमारा कितना है, तो ये तो 1000 रुपीज़ हमारा बजट है। WL का मतलब क्या है, W का मतलब हुआ वेजेस और L का मतलब है कि लेबर, यानी कि क्वांटिटी ऑफ लेबर जो आप यूज़ कर रहे हैं। अभी अगर आप 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ बेयर करना पड़ेगा, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई 1। अगर आप 2 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर आप 4 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 4। ओके, तो ये बात समझ आ गई। पहला कंपोनेंट जो राइट साइड में है WL, इट मीन्स कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं किस पे, लेबर पे जो हम टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। राइट साइड पे जाइए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है R एंड K। R क्या है, ये है यूज़र कॉस्ट या रेंटल रेट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल का जो हमने प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अभी इसका रेट है 100। तो अगर हम 1 यूनिट कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स R इंटू 1, यानी 100 इंटू 1, तो ये बनेगा 100 रुपीज़। अगर हम 2 यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो R इंटू 2, तो 200 बनेगा, सो एंड सो फोर्थ। तो नीचे हमने एक जो है एग्जाम्पल यहाँ पे ली है 1000 रुपीज़। तो टोटल हमारा बजट है या कॉस्ट जो हम बियर कर पाएंगे। तो राइट साइड पे हमने पहले 10 यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो ख़रीदे। अब 10 यूनिट्स ऑफ लेबर ख़रीदने के लिए जो है हमने 500 रुपीज़ बेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज एवरी यूनिट ऑफ लेबर कॉस्ट अस 50 रुपीज़। सो इट इज़ 50 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो इट इज़ इक्वल टू 500। अब 500 बच गया, उसका हम कैपिटल खरीद सकते हैं। तो एक यूनिट का जो है हमने 100 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। जब हम 5 यूनिट्स यूज़ करेंगे तो इट मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीनिंग 500 यहाँ पे अभी हम खर्च कर रहे हैं। तो 500 हमारा एक्सपेंडिचर बनता है लेबर पर, 500 एक्सपेंडिचर बनता है कैपिटल पर, और टोटल जो अमाउंट बन रहा है हमारा यहाँ पे वो है 1000 रुपीज़। और इतना ही हम खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं खर्च कर सकते, और इससे अभी हम ये समझेंगे कि इससे कम भी हम खर्च नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द सिचुएशन। यहाँ पे हमारे पास अब एक सिचुएशन आती है कि टोटल कॉस्ट क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है जो है वो क्या है, हम 10 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं और 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये सब कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे नहीं है। लेट अस सी कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो 1000 रुपीज़ हमारे पास है और जो प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल है। तो उसकी मदद से उसकी बदौलत उसकी वजह से हम कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल हम यूज़ कर पाएंगे गिवन द इन बजट एंड गिवन द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर इनपुट्स। तो आपके सामने अभी एक टेबल है और टेबल में आप देख सकते हैं कि जो पहले तो सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर हमें यही बताता है कि कितनी कॉम्बिनेशंस है आपके सामने। ओके, वो आप बाद में क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारे ऑलमोस्ट रेड जो कलर में आप देख सकते हैं, पहला जो कॉलम है वो टोटल कॉस्ट्स का कॉलम है या टोटल बजट का कॉलम है। तो ऊपर से नीचे तक हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, इट इज़ 1000 रुपीज़, इट कैन नॉट एक्सीड 1000 रुपीज़। ओके, तो अब आप जो थोड़ा ग्रीन टाइप के 2 हमारे कॉलम्स है उन पे फोकस कीजिए। तो पहले है W, दैट मीन्स वेजेस। वेजेस आप देख सकते हैं कि इट इज़ अगेन कॉन्स्टेंट, इट इज़ 50 रुपीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन L जो है अब ये चेंज हो रहा है।
L जो है पहले हम 0 यूज कर रहे हैं। L मीन्स लेबर की क्वांटिटी हम कितनी यूज करें, यानी कि कितने यूनिट्स ऑफ लेबर हम यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वी बिगिन फ्रॉम 0। जब हम कोई लेबर यूज नहीं करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 50 इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं रेड, अगेन जो बीच वाला रेड जो कॉलम है वहां पे एक्सपेंडिचर ऑन लेबर आप देख सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन लेबर इज हाउ मच, इट इज 0 व्हेन यू आर यूजिंग 0 अमाउंट ऑफ लेबर। तो अब आप बढ़ाते जाएंगे लेबर की क्वांटिटी को, और वहां से जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने अमाउंट ऑफ लेबर यूज करें। फॉर एग्जांपल आप 2 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 इट विल बी इक्वल टू 100। फॉर एग्जांपल बीच में आप देखिए आप जो है 10 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 500। और बॉटम पे आप देख सकते हैं कि आप 20 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1000। तो आप देख सकते हैं कि जब आप टॉप पे होते हैं जहां पे आप 0 अमाउंट ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं तो देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, ऑल द एक्सपेंडिचर गोज टू द कैपिटल। लेकिन बॉटम पे आप देख सकते हैं कि आप 20 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं सो ऑल द एक्सपेंडिचर गोज इनटू द लेबर। आप इस वक्त अब कैपिटल कुछ नहीं खरीद सकेंगे क्योंकि आपने 1000 रुपया आपके पास था, वो सब का सब हमने जो है खर्च किया किस चीज पे, लेबर को खरीदने के लिए। अब राइट साइड पे आप जाइए, जो येलोइश हमारे 2 कॉलम्स है, तो आर कितना है, अब ये 1100 रुपीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और राइट साइड पे आप जाइए, के क्या है, के है अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आप यूज कर रहे हैं। तो पहले हम 10 यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं, तो 10 क्यों यूज करेंगे पहले ही, क्योंकि वहां पे इन द बिगनिंग जो कॉम्बिनेशन फर्स्ट हमारी है वहां पे हम कोई भी अमाउंट ऑफ लेबर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1000 रुपीज है और ये 1000 रुपीज अब हमने सब के सब कैपिटल पे यूज करने होंगे, खर्च करने होंगे। सो दैट मीन्स कि जो हमारा क्वांटिटी जो हमारी क्वांटिटी ऑफ कैपिटल जो हम हासिल कर पाएंगे बाय 1000 रुपीज़ इट विल बी 10 यूनिट्स। और चूंकि अब यहाँ से लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं जो 2 ग्रीन कॉलम्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम लेबर की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से राइट साइड में जो है कैपिटल की क्वांटिटी अब कम हो जाएगी। लेकिन अब लेबर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ प्राइस ऑफ लेबर, कैपिटल की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ दिस कैपिटल, इनको जब जमा करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा सिर्फ 1000 जो है वो बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो रेड वाले बीच का कॉलम और एक्सट्रीम पे का कॉलम जो है, एक्सट्रीम कॉलम हमें दिखाता है एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल, तो उनका अगर आप जमा करेंगे 0 प्लस 1000 then 100 plus 900 then 200 plus 800 so on and so forth, तो इनका जो टोटल अमाउंट जो बनता है दोनों का वो 1000 होगा, 1000 से वो ज़्यादा नहीं बन सकता। तो यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि with the help of with the given income and with given prices of labor and capital, these are the different possibilities before us, ये different combinations of labor and capital हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम बस जो कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर और कैपिटल है वो हम यहाँ पे सामने ला रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वी हैव 11 कॉम्बिनेशंस। तो अगर आप शुरू करेंगे 0 लेबर एंड 10 कैपिटल, 2 लेबर एंड 9 कैपिटल, 4 लेबर एंड 8 कैपिटल, so on and so forth, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है जो हम खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर जो बजट हमने रखा है इसके लिए, और विद द हेल्प ऑफ गिवन द प्राइसेस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल। सो द पॉइंट हियर इज, जो हमारा कंक्लूजन यहाँ पे है वो ये है कि हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर जो है, जो हमारा बजट है, जो टोटल कॉस्ट्स हमारे हैं वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है। तो अब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो आइसो कॉस्ट लाइन के बारे में कहा था कि इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद सेम कॉस्ट, सेम टोटल कॉस्ट, लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। तो फैक्टर इनपुट्स हमारे यहाँ पे है लेबर एंड कैपिटल।
अब जो हमारी ये कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम इनको जो है एक ग्राफ में लाएंगे और ये देखेंगे कि वो ग्राफ कैसे दिखेगा। तो ये है आपके सामने ये ग्राफ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेबर है, वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो हमारा कैपिटल है और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अब हमारे सामने हैं। जो कॉम्बिनेशंस का अभी हमने तज़किरा किया, जैसे कि पहले जो जो लेबर था इट वाज 0 और जो कैपिटल था इट वाज 10। तो इसी तरह फिर लेबर का अमाउंट जो है वो बढ़ता गया, कैपिटल का जो है वो कम होता गया। तो इस किस्म का ग्राफ हमारे सामने जो है वो आएगा। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और इसी लाइन को हम कहते हैं आइसोकॉस्ट लाइन। अब आइसोकॉस्ट लाइन बुनियादी तौर पर क्या है? आइसोकॉस्ट लाइन बुनियादी तौर पर हमें दिखाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल वेयर द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लेबर एंड कैपिटल रिमेन द सेम। कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट है लेकिन जो टोटल कॉस्ट हर कॉम्बिनेशन के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा एक प्रोड्यूसर ने, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं, इसलिए बजट लाइन भी कह सकते हैं, इसको हम आइसो कॉस्ट लाइन, यूजुअली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में इसको बजट लाइन कहते हैं और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में इसको हम आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं। तो ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है जो हमें दिखाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल वेयर द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लेबर एंड कैपिटल रिमेन द सेम। तो जाहिर सी बात है अब हमारे लिए आइसो कॉस्ट लाइन को समझना काफ़ी आसान हो गया क्योंकि जो प्रिलिमिनरी चीज़ें हमने इसके बारे में समझनी थी वो हमने समझ ली। तो अब आप कह सकते हैं कि एन आइसो कॉस्ट लाइन शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर इनपुट्स विच कॉस्ट द सेम टोटल अमाउंट टू ए प्रोड्यूसर। यानी कि प्रोड्यूसर को तो सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा मगर कॉम्बिनेशन जो दिखाई जाएंगी, कॉम्बिनेशंस जो हमारे सामने हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है और उन्हीं कॉम्बिनेशंस को जो है मिला के एक लाइन बनती है जिसको हम कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। तो दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, जहन में रखनी है। एक तो ये है कि सेम कॉस्ट है, कॉस्ट चेंज नहीं होते हैं। जो भी कॉम्बिनेशन आप जो है सिलेक्ट करेंगे उस पे जो कॉस्ट हमारा होगा वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि वी हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैक्टर इनपुट्स या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर इनपुट्स जो यहाँ पे सामने आ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे समझनी है वो है स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन। आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी कर्व्स में जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं या जिसके ज़रिए से हम एनालिसिस करते हैं, इट इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व्स। ओके, तो यहाँ पे भी हमने स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा। अब देखिए स्लोप की फार्मूला हमारी क्या है, वो है वर्टिकल साइड डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल साइड। तो यहाँ पे तो हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए ये बिल्कुल ही आसान है करना हमारे लिए। अब हमने देखना है कि वर्टिकल साइड पे कितना वैल्यू है, वो 10 है, टोटल जो है वो 10 है और हॉरिजॉन्टल साइड पे जो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबर खरीद सकते हैं वो 20 है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कैपिटल हम खरीद सकते हैं वो कितना है, दैट इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो हमने देखना है स्लोप की जो फार्मूला है दैट इज़ vertical divided by horizontal side. Okay, so it is then 10 divided by 20, तो ये हमारा आएगा 1/2। तो स्लोप का वैल्यू कितना है 1/2। लेकिन ये चीज़ हमने याद रखनी है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब आप लेबर इंक्रीज कर रहे हैं कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, जब आप कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो लेबर डिक्रीज होगा। इसलिए ये जो स्लोप है, ये कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लाइन जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन होगा। और यहाँ पे हम एक चीज़ हमने याद रखनी है, जैसे कि हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में देखा था कि जब हम बजट लाइन का स्लोप निकालते हैं, ओके, तो वहाँ पे स्लोप हमारा आता है प्राइस ऑफ एक्स, वहाँ पे यहाँ से था एक्स प्रोडक्ट, यहाँ से था वाई प्रोडक्ट। ओके, तो जब हम स्लोप का वैल्यू निकालते हैं वहाँ पे स्लोप देखते हैं वहाँ पे, तो हमारे स्लोप की एक जो इम्पोर्टेंट जो एक रेशो हमारे सामने आ जाता है वो है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ पे भी है प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ व्हाट, कैपिटल। अब प्राइस ऑफ लेबर क्या है, वो वेजेस है, और प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, दैट इज रेंट। सो द स्लोप विल बी इक्वल टू हियर W by R।
इट विल बी इक्वल टू W बाई आर, इनफैक्ट माइनस W बाई आर। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, आप देखिए इट इज़ W बाई आर। अब W का वैल्यू कितना है, इट इज़ 50, और R का वैल्यू कितना है, इट इज़ 100। सो इट इज़ 50 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज अगेन इक्वल टू 1/2। ओके, अगेन नेगेटिव साइन यहाँ पे हमारा आएगा। तो इट वॉज अबाउट द स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्टल लाइन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे समझनी है, जो हमने याद रखना है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन या इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। तो जो एनालिसिस है इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम जिस तरीके से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम बजट लाइन स्टडी करते हैं, तो वहाँ का भी अगर आप स्टडी करेंगे तो यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट हियर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है पहली फॉर्मूला हमने पहले ही यूज़ की है, जो पहली इक्वेशन है वो हमने पहले ही यूज़ की है। तो C इज़ इक्वल टू WL प्लस आर के पहले ही हमें पता है। अभी आप जो है WL को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव बनेगा, जो माइनस साइन इसको मिलेगा, तो इट विल बी C माइनस WL इज़ इक्वल टू आर के। तो अभी हम क्या करते हैं कि आर के को ये साइड से लिखते हैं और C माइनस WL को राइट साइड में लिखते हैं, तो वो हमने तीसरे स्टेप में किया है। तो चौथा स्टेप जो हमारा होगा वो ये कि हम आर के में से के को यहाँ पे रखेंगे, आर को राइट साइड में ले जाएंगे, तो आर जो है वो डिवीजन में आएगा, सी के भी डिवीजन में आएगा और डब्ल्यू एल के भी डिवीजन में आएगा। तो हमारा जो अल्टीमेटली इक्वेशन बनेगा वो कौन होगा, दैट इज के इज इक्वल टू सी बाई आर माइनस डब्ल्यू बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल। तो अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है इस इक्वेशन में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कंपोनेंट आप देख सकते हैं, एक कंपोनेंट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज माइनस डब्ल्यू बाई आर। तो अभी हमने डिस्कस किया इट इज द स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन या बजट लाइन। तो ये स्लोप है हमारा। तो अगर आप देखेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ 50 बाई 100 इट इज़ इक्वल टू माइनस 1/2, वो हमने पहले ही डिस्कस किया। और ये जो पहला कंपोनेंट अब यहाँ पे है C बाई आर। अब C बाई आर क्या है, देखिए C कितना है आपका 1000, R कितना है 100, तो वैल्यू कितना निकलेगा 10 आपका वैल्यू निकलेगा। तो अभी हम जानते हैं कि जो हमने अभी ग्राफ में देखा कि जो y इंटरसेप्ट हमारा है, यानी कि जो y एक्सीस पे जो कट करती है हमारी आइसोकॉस्ट लाइन, वो 10th यूनिट पे कट करती है। तो हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो उसका वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि C बाई आर जो पहला इसका हिस्सा है इक्वेशन का, इट इज y इंटरसेप्ट, और फिर दूसरा हिस्सा जो है माइनस W बाई आर इट इज द स्लोप, और फिर जो थर्ड कंपोनेंट है या दूसरे कंपोनेंट का एक हिस्सा L है, दैट इज द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वी आर यूजिंग। तो अभी क्या हम देखेंगे कि जब हम L को मॉडिफाई करेंगे, L को कोई वैल्यू देंगे या L को चेंज करेंगे, तो इसकी वजह से हमारा K जो है वो चेंज हो जाएगा। आपने जिस चीज़ पे आप यहाँ पे फोकस करना है वो ये जो लास्ट वाली जो इक्वेशन है, K इज इक्वल टू C डिवाइड बाई R माइनस W डिवाइड बाई R into L। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इक्वेशन ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन। देखिए इसको इक्वेशन ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने L को वैल्यू देना है तो K को ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप जीरो वैल्यू देंगे, जीरो अमाउंट रखेंगे लेबर, तो इसका मतलब ये है कि जो ये राइट वाला एक्सप्रेशन हमारा है W डिवाइड बाई R इंटू L, चूंकि L आपने ज़ीरो रखा तो ये सारा एक्सप्रेशन ज़ीरो बन जाएगा। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी वो है K इज़ इक्वल टू C बाई R। तो जब आप लेबर कुछ नहीं खरीद रहे हैं तो उस वक्त क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि आपके पास C मीन्स 1000, आपके पास 1000 रुपीज़ आपके पास बजट है, डिवाइडेड बाई 100 जो रेट ऑफ कैपिटल है, जो प्राइस ऑफ कैपिटल है, तो आपका जो K का वैल्यू जो आपका निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 10। तो इसी तरीके से अगर आप 2 रखेंगे वैल्यू अभी L का, या 3 रखेंगे वैल्यू, या 4 रखेंगे वैल्यू L का, तो या 20 आप रखें वैल्यू L का, राइट, तो यहाँ पे K का वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि व्हेन यू हैव 20 लेबर यूनिट्स एट दैट टाइम यू वोंट बी एबल टू बाय एनीथिंग ऑफ K, यानी कैपिटल का आप कुछ नहीं खरीद सकेंगे उस वक्त। सो द पॉइंट हियर इज कि
इस इक्वेशन के ज़रिए से हमने बस एक काम करना है कि हमने एल को वैल्यूज़ देने हैं और यहाँ पे के वैल्यूज़ सामने आ जाएंगे। देखिए ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जो हमारी आइसोकॉस्ट लाइन है उसको दो चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करती है। एक तो हमारा बजट है, डिपेंडिंग अपॉन बजट वैसी हमारी आइसोकॉस्ट लाइन होगी, और दूसरा है प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे फैक्टर इनपुट्स उनके प्राइसेस कैसे हैं, तो उसी तरीके से जो है हमारी जो बजट लाइन या आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो उसी तरीके की होगी। तो अभी अगर अब बजट में चेंज आ जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट में चेंज आ जाएगा एक प्रोड्यूसर के, या फिर प्राइसेस में चेंज आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारी आइसोकॉस्ट लाइन है उसमें तब्दीली आ जाएगी। सो आइसोकॉस्ट लाइन इज डिटरमाइंड बाय the budget of the producer and the prices of the factors of production, and it will change by these two factors। अगर बजट चेंज हो गया, अगर फैक्टर प्राइसेस चेंज हो गए, तो हमारी जो आइसोकॉस्ट लाइन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के ज़रिए से वो सब चीज़ें देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमने जो कॉस्ट्स है, टोटल कॉस्ट्स एक प्रोड्यूसर के या बजट जो उसका है उसको हमने इंक्रीज़ किया फ्रॉम 1000 टू 2000, लेकिन हमने वेजेस को और रेंट को कांस्टेंट रखा, उसको हमने चेंज नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा जो हमारा कॉलम है, इसलिए टोटल कॉस्ट या टोटल बजट जो हमारा है दैट इज़ 2000, और फिर जो आप देख सकते हैं कि वेजेस है कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, लेकिन जो लेबर अब है वो हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं एट ईच पॉइंट। पहले हम खरीदते थे 0, फिर 2 खरीदते थे, फिर 4 खरीदते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे हम 2 खरीदते थे वहाँ पे हम 4 खरीदते हैं। लास्ट यूनिट आप देखिए, लास्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे, हम लास्ट कॉम्बिनेशन में 20 यूनिट्स ऑफ लेबर खरीद पाते थे, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट था वो 1000 रुपीज़ था और जो कॉस्ट्स थे वो 50 रुपीज़ थे। तो जब हम 20 खरीदते थे तो पूरे का पूरा जो बजट जो था वो कंज्यूम हो जाता था, लेकिन अब हमारे पास बजट जो है वो डबल हो गया, तो इसलिए क्वांटिटी भी हम डबल जो है वो खरीद सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 40 हमारी जो लेबर का अमाउंट है वो हम 40 यूनिट्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो राइट साइड पे अगर आप जाएंगे एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर, ये भी आप देख सकते हैं कि ये बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू अर्लियर एग्जांपल। और फिर फर्दर राइट आप जाइए, कैपिटल के भी हम अब ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं। अर्लियर हम मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ कैपिटल खरीद रहे थे इट वाज 10 यूनिट्स, अब हम 20 यूनिट्स ऑफ कैपिटल जो है वो खरीद पाते हैं। तो फर्दर राइट आप जाएंगे, राइट एक्सट्रीम पे जो हमारा कॉलम है वो हमें दिखाता है एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल, अगेन इसमें आप इजाफा देखेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे पता चलती है कि अब हम ज़्यादा क्वांटिटी लेबर और कैपिटल की खरीद सकते हैं इन कंपैरिजन टू अर्लियर एग्जांपल। अब हमारा जो बजट है वो इंक्रीज़ हो गया, बजट इंक्रीज़ होने की वजह से हम अब ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाते हैं इन कंपैरिजन टू जब हमारा बजट जो है वो कम था। सो दिस इज़ द कंक्लूजन दैट वी डिराइव फ्रॉम दिस वेरी एग्जाम्पल। यहाँ पे हम ला रहे हैं जो टोटल बजट है और फिर जो लेबर और कैपिटल की क्वांटिटीज़ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो कॉम्बिनेशंस है वो अब चेंज हो गई बिकॉज ऑफ चेंज इन टोटल बजट, और कॉम्बिनेशन में अब क्वांटिटीज़ में अब इजाफा हुआ। तो अर्लियर था 0 and 10, अब 0 and 20 है। लास्ट में था 20 and 0, अब है 40 and 0, और सारी कॉम्बिनेशंस जो है क्वांटिटीज़ जो है अब चेंज हो गई। अब नई कॉम्बिनेशंस हमारे सामने आ गई है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज़ इन टोटल बजट या टोटल कॉस्ट। तो अभी हम दूसरी एक चेंज ला रहे हैं। हम जो है बजट को पुरानी लेवल पे रखेंगे यानी 1000 पे रखेंगे, लेकिन हम जो है वेजेस को डिक्रीज़ कर रहे हैं बाई 50%, यानी 50 था अब इसको 25 पे हम ला रहे हैं, और जो कैपिटल का जो प्राइस है उसको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं। वो 100 था पहले, अब हम उसको 50 पे ला रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इससे पहले वाला जो हमने चेंज लाया था वहाँ पे हमने जो है
जो बजट को डबल किया था, उसको ट्वाइस बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम प्राइसेस को हाफ कर रहे हैं। अगर ये 50 है तो 25 पे ला रहे हैं, या फिर 100 है तो 50 पे इसको ला रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बजट जो है वो सेम है, लेकिन अब हम जो है प्राइस कम हो गया, तो इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी अब खरीद रहे हैं। किसका? लेबर की ज़्यादा क्वांटिटीज़ हम खरीद रहे हैं। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे, इट इज़ द सेम क्वांटिटीज़ दैट वी वर एबल टू बाय जब हमने बजट को इंक्रीज़ किया। राइट साइड पे जाइए, अब हम ज़्यादा कैपिटल के अमाउंट को भी जो है वो खरीद पा रहे हैं। हम मैक्सिमम अब 20 यूनिट्स खरीद पा रहे हैं। अर्लियर जब हमारे पास प्राइसेस ज़्यादा थे और यही बजट था, हम 10 यूनिट्स खरीद पा रहे थे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो कॉम्बिनेशंस है वो अब अगेन चेंज हो गई, बिकॉज द प्राइसेस हैव चेंज्ड। तो ये चीज़ हमें पता चली कि जब प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे और जब हमारा बजट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो क्वांटिटीज़ ऑफ लेबर एंड कैपिटल या फैक्टर इनपुट्स की खरीद पाएंगे वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब प्राइसेस ज़्यादा थे या जब बजट जो है वो कम था। तो यहाँ पे हम ला रहे हैं, जब प्राइस चेंज हो गया तो कौन सी क्वांटिटीज़ हम खरीद पा रहे हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटीज़ में जो है वो काफ़ी इजाफा हुआ। इनफैक्ट दे डबल्ड, इनका वैल्यू जो है वो ट्वाइस बन गया, जो अर्लियर इनका वैल्यू था जब हमारे पास 1000 जो है वो बजट था, और फिर हमारे जो प्राइसेस थे इट वाज 50 एंड 100 फॉर लेबर एंड कैपिटल रेस्पेक्टिवली। तो ये नई कॉम्बिनेशन हमारे पास है और ये इंक्रीज़ हम देखते हैं इनमें। तो इट मीन्स कि दोनों से, बजट इंक्रीज़ होने से और प्राइसेस कम होने से, हमारी जो क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल है वो हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। एक नए ग्राफ के ज़रिए से हम यहाँ पे अब दिखाते हैं कि अब बजट लाइन के साथ क्या हुआ। ये जो ब्लू वाली बजट लाइन है ये अर्लियर बजट लाइन है, और ये जो आप देख रहे हैं येलोइश बजट लाइन, रेडिश बजट लाइन, तो ये नई बजट लाइन है। ये जो नई बजट लाइन है ये दोनों के लिए है, इंक्रीज़ इन द बजट उसके लिए भी है यही, और जो डिक्रीज़ इन द प्राइसेस उसके लिए भी, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूज़ जो थे वो सेम थे। अगर आप उन पर गौर करेंगे तो वो सेम वैल्यूज़ हैं दोनों में। तो द पॉइंट हियर इज़ कि हमारी अर्लियर बजट लाइन अंदर है, और जब नई बजट लाइन अब बन रही है, जब प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं या बजट इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो रही है किधर की तरफ? आउटवर्ड्स हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो इससे हमें यह पता चला कि अगर आपके प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं या आपका बजट इंक्रीज हो रहा है, तो बजट लाइन कहां को चली जाएगी? ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे हम ये भी कंक्लूजन कर सकते हैं कि अगर हमारा बजट डिक्रीज हो रहा है या हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर मसला ये होगा जैसे हम इस येलोइश बजट लाइन पे हो, और फिर जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे या फिर बजट डिक्रीज़ होगा तो हम अंदर आ रहे हैं जो ब्लू बजट लाइन है उस पे आ रहे हैं। यानी कि प्राइसेस इंक्रीज़ होने से, बजट डिक्रीज़ होने से जो बजट लाइन है वो इनवर्ड्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो ओरिजिन की तरफ जो है वो चली आएगी। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आइसोकॉस्ट लाइन जो है इस पे इम्पैक्ट जो पड़ता है प्राइसेस का या फिर बजट का, वो किस तरीके का इम्पैक्ट है। तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल जिस तरीके से यहाँ पे इसको दिखाया गया है। फाइनली आपके सामने जो ये ग्राफ है ये हमें दिखाता है आइसोकॉस्ट मैप। अब आइसोकॉस्ट मैप क्या है? बुनियादी तौर पर ये दिखाता है हमें डिफरेंट बजट लाइन्स। तो अभी अगर आप बजट इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्राइसेस हम कांस्टेंट फॉर एग्जांपल रखेंगे फॉर टाइम बीइंग, तो पहले हम होंगे फॉर एग्जांपल जो ब्लू बजट लाइन है वहाँ पे होंगे। अभी बजट हमने इंक्रीज़ किया जैसे कि हमने देखा, तो हमारी जो बजट लाइन है वो बाहर को शिफ्ट हो जाएगी। अब वो येलोइश बजट लाइन बन रही है, फिर और हम बजट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ग्रेइश जो हमारी लास्ट वाली बजट लाइन है, ऊपर वाली बजट लाइन है, कुछ ऐसे तरीके की बजट लाइन बनेगी। तो ये हमें दिखाती है कि डिफरेंट जो बजट्स है
उन पे आप कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल खरीद सकते हैं। ओके, तो एक बजट के लिए, पहली वाली बजट के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल है। फिर दूसरी बजट लाइन आ गई तो इसमें हमारी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल है। और फिर तीसरी वाली जो हाईएस्ट बजट लाइन है, यानी कि जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा बजट यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉस्ट्स बियर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल है वो डिफरेंट है। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा 2, 3 या 4 बजट लाइन्स होंगी तो इसको हम बजट मैप कह सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ पे एम्फसाइज करके कंक्लूड करेंगे, और वो ये बात है कि आपके पास एक बजट मैप है, और अब अगर आपके पास एक आइसोक्वेंट होगा, राइट, तो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन कि एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होना चाहिए। क्योंकि बजट लाइन की मदद से, बजट लाइन और बजट मैप और इंडिफरेंस मैप की मदद से, या बजट लाइन और इंडिफरेंस लाइन्स की मदद से हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दिखाया था। यहाँ पे अब हमने समझा, चूँकि आइसोक्वेंट्स तो पहले ही हमने डिस्कस किए हैं, अब हमने जो है बजट लाइन या आइसोकॉस्ट लाइन उसको अंडरस्टैंड किया। अब इन दो की मदद से हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आपने ये सब चीज़ें अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड की, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन जनरल जो अप्रोच है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखाने का, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में हम फर्दर जो हमारे फिर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स वगैरह है उनको डिस्कस करेंगे। हियर आई कंक्लूड माई लेक्चर। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।